हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। आज हम सेक्शन 28 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो कि होल्डिंग आउट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पहले तो होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है, सेकेंडली हम देखेंगे कि होल्डिंग आउट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, क्या एसेंशियल्स होते हैं, थर्डली हम देखेंगे कि होल्डिंग आउट का इफेक्ट क्या होता है एंड लास्टली हम देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस जो कि सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो। अच्छा, होल्डिंग आउट के कॉन्सेप्ट को हम पहले एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ए जो है किसी फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन ए बी के सामने ये कहता है या ये जो है वो शो करवाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर हूँ। अब बी उसकी उस बात पे यकीन करके फर्म को कोई क्रेडिट दे देता है या फर्म के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेता है। उस बी ने जो भी फर्म को क्रेडिट दिया तो उस क्रेडिट का लायबल ए होगा और ए जो है वो फिर एज अ पार्टनर ही लायबल हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए लाजमी है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान किसी दूसरे पर्सन के सामने ऐसे जो है खुद को रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, तो फिर जो है उसकी लायबिलिटी सेम ऐसे ही हो जाएगी जैसे कि एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है। तो ये हो जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आई होप के एग्जांपल से जो है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम चलते हैं सेक्शन 28 की तरफ कि सेक्शन 28 में क्या है। सेक्शन 28 में जो है वो दो बातें हैं। पहली तो यह है कि अगर कोई भी एक पर्सन फर्म का पार्टनर खुद को शो करता है आइदर वर्ड्स के जरिए, स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट, जैसे कि अब मैं किसी भी फर्म की पार्टनर नहीं हूं लेकिन मैं आपको बोलती हूं कि मैं इस फर्म की पार्टनर हूं, या मैं आपको लिख के देती हूं कि मैं इस पर्टिकुलर फर्म की पार्टनर हूं, या मैं कोई ऐसा कंडक्ट करती हूं जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये बंदी इस फर्म की पार्टनर है। तो पहली सिचुएशन ये हो गई कि अगर कोई पर्सन खुद को खुद रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कोई पर्सन पार्टनर नहीं है लेकिन वो खुद को नोइंगली परमिट करता है कि उसको रिप्रेजेंट किया जाए। मतलब कि अगर कोई इंसान खुद को खुद ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा लेकिन किसी और को परमिशन दे रहा है कि आप मुझे इस फर्म का पार्टनर शो करवा सकते हैं, तो ये भी होल्डिंग आउट के एम्बिट में आ जाएगा। अब ये दोनों सिनेरियो में होगा क्या कि अगर कोई भी या तो पर्सन ने खुद रिप्रेजेंटेशन करी है या उसने परमिशन दी है खुद को खुद रिप्रेजेंट करवाने की फर्म का पार्टनर, तो अब उस बात पे यकीन करके कोई भी तीसरा पर्सन जो है उस फर्म को कोई क्रेडिट देता है या फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उसको लायबल वो पर्सन होगा जिसने या तो रिप्रेजेंटेशन की है या रिप्रेजेंटेशन करने की परमिशन दी है। ये है होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट। और सेक्शन 28 में ये भी है कि अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंट तो कर रहा है खुद को फर्म का पार्टनर, लेकिन उसको ये नहीं पता, उसको ये अंदाजा नहीं है कि मैं अगर ऐसा करूंगा, अगर मैं खुद को फर्म का पार्टनर शो करूंगा तो मेरी इस बात पे यकीन करके कोई तीसरा इंसान फर्म को क्रेडिट भी दे सकता है, तो ये लाजमी नहीं है। मतलब ये पर्सन जो है ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे तो अंदाजा नहीं था कि मेरी इस बात पे यकीन करके ये लोग फर्म को क्रेडिट दे देंगे, तो ये जो है वो डिफेंस नहीं बनेगा। अब हम आते हैं कि सेक्शन 28 के या जो होल्डिंग आउट है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो पहला इंग्रेडिएंट जो है होल्डिंग आउट कॉन्स्टिट्यूट करने का, पहला है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट। मतलब कोई इंसान फॉल्सली रिप्रेजेंट करे पहले तो, अब ये लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ बोल के करे, हो सकता है कि वो किसी को बोल के कहे कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, या वो लिख के कहे या कोई कंडक्ट ऐसा करे जिससे दूसरों को लगे कि हाँ ये इस फर्म का पार्टनर। दूसरा है नॉलेज ऑफ सच फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि उसको नॉलेज है कि कोई जो है कोई दूसरा इंसान मुझे इस फर्म का पार्टनर शो करवा रहा है, या फिर उसने खुद ही जो है वो परमिशन दे दी है किसी को कि आप मुझे इस फर्म का पार्टनर शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लें तो सपोज कर लीजिए कि हम 4-5 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोई फर्म जो है बना ली, हम कोई बिजनेस करते हैं, फर्म बना ली। जैसे कि अब हम जो है स्टूडेंट्स हैं,
कोई एक्सपर्टीज हमें नहीं है। तो अब क्या होगा कि हम जो है किसी अपने ऐसे टीचर का नाम इस्तेमाल करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे एक टीचर हैं जो कि वेल रेप्यूटेड हैं, उनका बहुत नाम है किसी जो है बिजनेस में, हम दूसरे लोगों के सामने ये शो करवाते हैं कि ये हमारे टीचर भी हमारे पार्टनर हैं, और हमारे टीचर को ये पता लग जाता है कि ये मेरे स्टूडेंट्स मुझे इस फर्म का पार्टनर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो उसके बाद भी उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने हमें परमिट कर दिया, उन्होंने हमें परमिशन दे दी, या तो वो जो है नोइंगली हमें परमिशन दे दें कि हाँ आप लोग मुझे इस फर्म का पार्टनर जो है वो शो कर सकते हो किसी दूसरी पार्टी के सामने। तो ये सारा भी होल्डिंग आउट के एम्बिट में आ जाएगा कि मतलब वो जो हमारे टीचर हैं वो भी एज अ पार्टनर लायबल हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ इंग्रेडिएंट ये है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन की जा रही है वो किसी थर्ड पर्सन के सामने करें, और वो जो थर्ड पर्सन है वो उसकी उस बात पे यकीन करके, उस रिप्रेजेंटेशन पे यकीन करके फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर ले या फर्म को कोई क्रेडिट दे दे। ये है इंग्रेडिएंट्स उसके। अब हम आते हैं कि होल्डिंग आउट के नतीजे में होगा क्या। अगर होल्डिंग आउट हुई तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये है कि एनी पर्सन हु कॉजेज होल्डिंग आउट, दैट मीन्स अगर कोई भी पर्सन होल्डिंग आउट कॉज करता है तो वो लायबल होगा एज अ पार्टनर। इसके बाद हम आते हैं कुछ एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई फर्म का कोई पार्टनर था लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है, और फर्म जो है वो उस पार्टनर का भी नाम इस्तेमाल कर रही है, उस पार्टनर का भी जो है वो नाम ले रही है कि हाँ ये भी हमारा पार्टनर था, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। उसकी प्रॉपर्टी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। सेक्शन 28 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और हिज एस्टेट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। मतलब कि अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर जो है, फर्म का कोई पार्टनर था और उस पार्टनर की डेथ हो गई, लेकिन उस पार्टनर की डेथ के बाद भी जो फर्म है वो अपने पुराने नाम से ही वो जो कैरी आउट कर रहे हैं, बिजनेस जो है वो अपना पुराने नाम से ही वो चला रहे हैं, तो अब उस डिसीज पार्टनर का नाम सुन के भी अगर कुछ लोग फर्म के साथ कोई डीलिंग करते हैं, कोई क्रेडिट देते हैं सिर्फ उस डिसीज पार्टनर का नाम सुन के, तो फिर उस डिसीज पार्टनर जो है की प्रॉपर्टी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल नहीं होंगे, वो किसी भी फर्म के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके बाद जो सेकंड एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई पार्टनर है फर्म में लेकिन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, तो उसके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद अगर फर्म कोई भी एक्ट करेगी तो उसका लायबल वो इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं होगा। यही था ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो या मैंने सही से एक्सप्लेन ना कर पाई हूं मैं, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अगर मैंने कोई बात जो है वो गलत समझा दी या मैंने कोई कॉन्सेप्ट जो है वो सही से नहीं एक्सप्लेन किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।